तो बच्चों अपना बेसिक मैथमेटिक्स समाप्त हो गया है, अपना कैलकुलस भी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर समाप्त हो गया है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शंस वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें थी समाप्त हो चुकी हैं। अपना वेक्टर भी समाप्त हो चुका है। तो इन चीज़ों को आप दोबारा से रिवाइज कर लें, इन पर जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं उनको दोबारा आप कर लें, ताकि जो अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है काइनेमेटिक्स, उसको हम अच्छे से समझ पाएँ और उसके न्यूमेरिकल्स को हम अच्छे से कर पाएँ। बच्चों काइनेमेटिक्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, मोशन पढ़ा था आपने, वो काइनेमेटिक्स था बच्चों। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट मोशन, यानी स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का स्टडी का मतलब मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, कुछ तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, यही चीज़ें हम पढ़ते थे वहाँ पर। बट स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग और नोइंग द काउज बिहाइंड इट, मतलब मोशन के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है ये हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे वेलोसिटी चेंज क्यों किया ये नहीं पढ़ेंगे, रेस्ट से मोशन में क्यों आया ये नहीं पढ़ेंगे, स्पीड क्यों चेंज किया, डायरेक्शन क्यों चेंज किया बस ये स्थिति है। एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी कितना चेंज किया ये पता करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पर उसके पीछे का रीज़न नहीं आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स लगाया तो मोशन में आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। किसके अंदर पढ़ेंगे, डायनेमिक्स बेसिकली स्टार्ट होगा अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, तो वो सारी चीज़ें हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल काइनेमैटिक्स में बच्चों हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मोशन इन 1D। 1D का मतलब 1 डायमेंशन हो गया बच्चों, 1 डायमेंशन है ये, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं सिर्फ 1D लिखूँगा, 1 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन पर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे। फिर हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे और इसी को हम मोशन इन 2D भी बोलेंगे, 2 डायमेंशन भी बोलेंगे। पहले केस में हम जनरली मान के चलते हैं कि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ये जो जनरल अपना अप्रोच होता है वही होता है। इधर अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर अपना निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हम मान के काम करते हैं। इस केस में बच्चों ये प्लेन है, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, एक इंजेक्ट इस पे चल रहा है, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो बच्चों कोई अब ऐसे ऐसे चलने लगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ये मोशन इन 2D हो गया। क्यों? क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट देखो, लीनियर मोशन तो है नहीं है, कर्वी लीनियर मोशन है। तो कर्वी लीनियर मोशन होने के लिए एटलीस्ट उसको एक प्लेन में मूव करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में मैक्सिमम 2 डायरेक्शंस हो सकती थी, आगे पीछे। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बोर्ड पे ऐसे होता तो, है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो या तो इधर नहीं तो इधर, ये स्ट्रेट लाइन होता तो या तो इधर नहीं तो इधर। प्लेन में इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस पॉसिबल है। खैर वो सारी बातें हम करते रहेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पहुँचेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो हम सबसे पहले ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे मोशन इन 3D भी हो सकता है बच्चों, तो उसको अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को करना आप सीख लीजिएगा। बस ये दोनों सीख लीजिएगा तो आप मोशन इन 3D को आप विजुअलाइज करना सीख लीजिएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम मोशन को जनरलाइज करके पढ़ेंगे कुछ देर तक, उसके बाद हम सीधा मोशन इन 1D पे आ जाएंगे, उसके बाद मोशन इन 2D पे आ जाएंगे।
इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है पहले कवर करेंगे, फिर इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको भी कवर करेंगे। तो बच्चों पहले हम जनरल मोशन कुछ देख लेते हैं और जनरल मोशन के पैरामीटर्स देख लेते हैं। मोशन के पैरामीटर्स समझ में आ जाएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों, डिस्टेंस हो गया बच्चों, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ मोशन, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, मान लो बच्चों अपना अभी क्या है, यहाँ पर अपने पास ये ओरिजिन है बच्चों, ठीक है, ओरिजिन है। जेड एक्सिस भी बनाने का मन है तो बना दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है अपना, और ये जेड एक्सिस है बच्चों, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ पे था, ठीक है, उसके बाद ये उछल कूद करते हुए यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। तो पहले जो इसकी पोजीशन वेक्टर थी, हम लोगों को पोजीशन वेक्टर पता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों, क्या होता है भाई? पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे हो और हेड उस पार्टिकल के पोजीशन पे हो। तो ये वाला पोजीशन इसका आर इनिशियल था, इनिशियली पार्टिकल जो था यहीं पे था, बाद में इस पाथ के अलोंग चलता गया, मान लो कि फाइनली यहाँ आ गया। तो ये वाला पोजीशन है आर फाइनल। तो आर फाइनल पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। ओरिजिन से लेके फाइनल पोजीशन तक के पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, ये आर एफ हो गया अपना। आर एफ का जो हेड होगा इस लोकेशन पे होगा और टेल ओरिजिन पे। आर इनिशियल का हेड यहाँ पे होगा इनिशियल पोजीशन पे और टेल ओरिजिन पे, ठीक है बच्चों। तो इस केस में बच्चों दो चीज़ तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं। दो चीज़ कौन कौन सी डिफाइन कर सकते हैं? एक यहाँ पे देखो हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस, और एक हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कायदे से आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट आखिर कहते किस चीज़ को है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का जो मेन डेफिनेशन है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए आप कि डिस्प्लेसमेंट का जो मेन डेफिनेशन है दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मींस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम चेंज इन, डेल्टा का मतलब चेंज, आर का मतलब पोजीशन, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल यहाँ कैसे आ जाएगा बच्चों? देखो तो यहाँ पे ये आर फाइनल है, आर इनिशियल है। तो बच्चों बताया था मैंने वेक्टर में कि यही आर फाइनल में अगर टेल कॉमन है, टेल अगर कॉमन पॉइंट पर है तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कैसे आता था? हेड से हेड ज्वाइन करने पर। तो जो डिफरेंस का डायरेक्शन हो जाएगा वो आर फाइनल के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि आर फाइनल में से आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला आप वेक्टर देख लें एक बार। तो ये डेल्टा आर यही डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, यहाँ पर यही जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल पोजीशन, ये सॉरी ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यही क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर इनिशियल पोजीशन यही रहता और फाइनल पोजीशन यही रहता, तो एक बात ध्यान से बताओ आप, अगर रास्ता इसका ऐसे से ऐसे भी हो जाता तो क्या डिस्प्लेसमेंट दूसरा होता कि डिस्प्लेसमेंट यही होता? अगर रास्ता ऐसे भी हो जाता तो क्या डिस्प्लेसमेंट यही होता कि दूसरा होता? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिपेंड्स ओनली ऑन, लिख लो यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। It does not depend upon the, यहीं पे बेसिक डेफिनेशन है, समझ में आया कि नहीं? शेप एंड साइज ऑफ पाथ,
इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट भाई साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा डेल्टा आर मोड में मिल जाए, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मोड में रहे तो इसका मतलब ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर को अगर मोड में डाल देते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पूछ रहा है तो आपको डायरेक्शन भी बताना ही पड़ेगा। 5 मीटर ईस्ट में, 5 मीटर वेस्ट में, 5 मीटर साउथ वेस्ट में, किधर भी जो हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट मोड में डाल दिए डिस्प्लेसमेंट को, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। IP फॉर इनिशियल पोजीशन एंड FP फॉर फाइनल पोजीशन। आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर पता चल गया है कि डिस्प्लेसमेंट आखिर भाई साहब बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट आखिर बात क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से आपको पता चल गया है। अब हम डिस्टेंस के बारे में पता करेंगे, ठीक है, यही केस लेते हैं। बस चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कुछ नहीं करना है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अच्छी बात। अभी तो बच्चों हम आगे मूव करते हैं, आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पर जो केस अपना था वही केस लेते हैं दोबारा से। मान लो कि कोई P पार्टिकल है, ये P पार्टिकल जो है 1, यहाँ पे देखो आप 1, 2, 4 ये घूमते घामते हुए कैसे भी करके कहीं तो 3, -4, 6 पे चला जाता है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये P था, ये Q मान लो। तो पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम P to Q। फाइंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बच्चों। तो R इनिशियल क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर I कैप, देख लो यहाँ पे P इनिशियल पोजीशन है, ये R इनिशियल है बच्चों, ये R फाइनल है बच्चों। तो R इनिशियल अपना क्या है, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप बच्चों। और R फाइनल अपना क्या है बच्चों, R फाइनल है 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 6K कैप। तो R फाइनल माइनस R इनिशियल, यही क्या हो गया बच्चों, डेल्टा R, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बच्चों, R फाइनल में से R इनिशियल घटा लो, 3 में से गया 2I कैप, -4 -2 -6J कैप, 6 में से 4 गया 2K कैप। ठीक है बच्चों, लाइफ कितना ईजी है। अगर कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दो सर, तो मोड में √2² प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 2² बच्चों, √4 प्लस 36 प्लस 4 मतलब √44 यूनिट्स। अब समझ में आ गया कि अपना डिस्प्लेसमेंट हम कैसे पता करेंगे। कभी भी मैंने यहाँ पे मोशन किस में ले लिया है, मोशन मैंने बच्चों स्पेस में ले लिया है कि नहीं। 1D 2D तो छोड़ दो बच्चों, मैंने मोशन को अभी स्पेस में ले लिया। अभी जनरलाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम मोशन इन 1D पे ही आएंगे, टेंशन आप मत लीजिए, यहाँ पर हम मोशन इन 1D पे ही आएंगे। तो बच्चों अब एक नया चर्चा है अपना डिस्टेंस के बारे में कि भाई साहब डिस्टेंस कौन सा चीज़ है भाई। ठीक है, फिर से बच्चों फिर से ज़िंदगी में जो है फिर से वही, अब पार्टिकल कोई है, अच्छी बात, ये यहाँ था, अच्छी बात, ये ऐसे ऐसे चल के दिखाया तो कि यहाँ पहुँच गया है, ये कोई P पॉइंट पे था, फिर Q पे पहुँचा है,
मतलब ये वाला आर इनिशियल था, ठीक है, ये वाला आर फाइनल था, ये भी ठीक है बच्चों। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों इस पाथ पे चल के आया है ना, ये डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस पूरा वर्ड डिस्टेंस नहीं होता है, ये एक्चुअली में होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस का यहाँ मतलब होता है छुपा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना रास्ता चला। तो ये एक्चुअली में हो जाती है रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, यही है बच्चों डिस्टेंस। अब लेंथ ऑफ द पाथ हम कैसे पता करें बच्चों? तो लेंथ ऑफ द पाथ क्या करो कि जिस रास्ते पे चला है ना, जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते पे एक तार बिछा दो, एक रस्सी बिछा दो, एक धागा बिछा दो, तो ऐसे ऐसे बिछा दोगे। और बच्चों उस धागे का फिर लेंथ मेजर कर लो, उस रस्सी का फिर लेंथ मेजर कर लो, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है ना। तो धागा रख के इसको फिर लेंथ मेजर कर लो। लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल लेंथ। डिस्टेंस की एक खास बात होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी घटेगा नहीं। अगर जब से मैंने जन्म लिया है धरती पर, तब से मान लो कि अगर मैं 50,000 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो अगले दिन अगर कोई पूछेगा तो 50,000 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा ही हो सकता है। 49,999 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं होगा, क्योंकि एक बार मैं उतना चल चुका हूँ, उससे ज़्यादा ही चलूँगा। खैर एक कार जो है, अब कार के ओडोमीटर पे आप जाओ, एक बार वहाँ 20,000 किलोमीटर लिख दिया, तो अब 20,000 एक हो सकता है, या गैराज में बंद कर दो तो 20,000 का 20,000 ही रख सकता है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा इज नॉन डिक्रीजिंग, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता है ये जब आप ग्राफ पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नॉट डिक्रीजिंग। मैं ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे डिस्टेंस यहाँ बोल दिया मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बोल रहा है वर्सेस टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का अगर ग्राफ ऐसा बना के आपको दे दिया ऐसा, तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ तो बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे बढ़ते गया पर इसके बाद घट रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी घट नहीं सकता, इसलिए ये ग्राफ अपना गलत है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऐसा ग्राफ बन सकता है डी वर्सेस टी का, ऐसा कांस्टेंट फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी एक बार बढ़ के फिर दोबारा घट नहीं सकता है, ये बात। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज पॉजिटिव। कभी निगेटिव अगर दिखाए तो वो भी ग्राफ गलत होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखें। ग्राफ कभी ऐसे दे दे आपको, बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, ग्राफ कभी ऐसे दे दे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, यहाँ देख लो आप भाई साहब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ क्या? कलर नहीं चेंज करना है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ अगर ऐसे दे दे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअली ऐसे, तो ये बच्चों क्या है, डिस्टेंस निगेटिव साइड आ गया इसके नीचे, तो ये गलत ग्राफ है, ऐसा ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, सबको पता है क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर क्वांटिटी है, ये तो सबको पता है, पहले से पता है, बताने की जरूरत नहीं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान से देखते रहिए। एसआई यूनिट इसका मीटर में आएगा, बाकी फीट में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर में कुछ। अब एक इंजेक्ट चल रहा तो सेंटीमीटर मेजर कर लो, एसआई यूनिट मीटर होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे एक्चुअली में, तो डिस्प्लेसमेंट जो अपना था बच्चों कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था। ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट जो था ये अपना वेक्टर क्वांटिटी था, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही थी, एसआई यूनिट मीटर ही थी यहाँ पर, है कि नहीं? कितना फंटास्टिक बात है। अब बच्चे जो पढ़ते हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। एक रिलेशन आता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। कभी भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर मत कीजिए,
कभी भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ट्रेवल्ड से कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और जानेंगे। तो जैसे बच्चों ये दो बातें आपने जान ली, बहुत सारी बातें आपने जान ली यहाँ पर। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है इस संसार में, तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ पाथ दैट विल बी ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, आई एम शोइंग इट टू यू। सो पॉसिबिलिटीज ऑफ द पाथ, मतलब किस टाइप के पाथ पे चल सकता है। तो बच्चों एक तो मोशन हो जाएगा रेक्टिलिनियर, ये क्लास 7th में पढ़ा था यार, मैंने भी पढ़ा था। एक हो जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D। एक हो जाता है बच्चों कर्वीलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन का मतलब हो गया बच्चों, ये कर्व में चल रहा है, मतलब या तो बच्चों एक प्लेन है, नहीं तो स्पेस 3D, या तो 2D है, नहीं तो 3D है। मैं जो बातें बताने वाला हूँ आप ध्यान से देखिए। ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है बच्चों, ये दो प्रकार का आ जाता है यहाँ पे। एक तो आ जाएगा बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन, ध्यान से देखिएगा। रेक्टिलिनियर मोशन जो हो जाएगा बच्चों, वो दो टाइप का मैं बताऊँगा आपको। एक तो यूनिडायरेक्शनल, या तो सिर्फ इधर चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल मैं बोल रहा हूँ, या तो इधर चल रहा है, नहीं तो सिर्फ इधर चल रहा है। यू टर्न का इसमें सवाल क्रिएट नहीं होता है यूनिडायरेक्शनल में, या तो इधर चल रहा है या तो इधर चल रहा है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन अगर चल रहा है, इधर चल रहा हूँ तो मैं सिर्फ इधर चल रहा हूँ, या फिर इधर कोई चल रहा है तो सिर्फ इधर चल रहा है। अगर कोई आगे जा रहा है तो सिर्फ आगे जा रहा है, अगर कोई ऊपर सीधा स्ट्रेट जा रहा है सीधा स्ट्रेट जा रहा है, अगर ये नीचे फॉल कर रहा है तो सिर्फ नीचे फॉल कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम छत से जाके छोड़ दो नीचे, तो उसकी मोशन जो हो जाएगी वो यूनिडायरेक्शनल मोशन हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग। अगर एक स्ट्रेट रॉड है, उसमें एक रिंग को फंसा के ऐसे धक्का दे दो, रिंग को फंसा के ऐसे धक्का दे दो, तो यूनिडायरेक्शनल मोशन। समझ में आई बात? तो यूनिडायरेक्शनल मोशन है रेक्टिलिनियर का एक केस। लेकिन एक केस बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? कि कोई पार्टिकल पहले आगे गया कुछ समय तक, फिर उसके बाद पीछे मुड़ गया, फिर एक बार भी अगर पीछे मुड़ गया तो ये बाई डायरेक्शनल का केस। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार डायरेक्शन चेंज करे, ऐसे ऐसे, मतलब आगे पीछे, समझ रहे हो बात? फिर आगे फिर पीछे, एटलीस्ट एक बार तो यू टर्न ले। सो दिस इज बाई डायरेक्शनल मोशन, ठीक है बच्चों। प्लेन या स्पेस में जो भी पार्टिकल मूव करेगा उसका जो पाथ होगा कुछ इस टाइप से ही होगा, कर्व। ये चाहे प्लेन में हो या फिर ऐसे 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 स्पेस में। समझ रहे हो कि आप नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब। तो बच्चों अब अपन को कंपेयर क्या करना है? हम लोग कंपेयर करना चाहते थे दो चीज़ों को। एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको सिर्फ डिस्टेंस ही लिखेंगे, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 2 बोल देते हैं, इसको केस 3 बोल देते हैं। तो केस 1 में बच्चों बताओ, केस 1 में अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वही डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हो जाएगी, क्योंकि वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होता है। जैसे पार्टिकल चला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से चला और यहाँ तक चला, ऐसे 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 यहाँ तक चला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन पर यूनिडायरेक्शनल चल रहा है। तो इस केस में ये दोनों बराबर हो जाएगा। यू टर्न वाला केस जैसे ही आया बच्चों, तो यहाँ से चल के जैसे वापस लौट रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो बढ़ रहा था। मैं 4 मीटर चला, फिर मैं 5 मीटर चला, 6 मीटर चला, लेकिन वापस लौट रहा हूँ तो
तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इनिशियल पोजीशन के तरफ वापस आते समय घट रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इस केस में दोबारा से घट भी सकती है। एक बार यू टर्न हुआ इसका मतलब है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा हो जाएगा, और इस केस में तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ से ऐसे ऐसे, कर्वीलिनियर के केस में तो बच्चों यहाँ से मान लो यहाँ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाला है और एक्चुअल डिस्टेंस ये वाला है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का सॉरी मैग्नीट्यूड होता है। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक ही केस बन रहा है, पहला केस यूनिडायरेक्शनल मोशन। यूनिडायरेक्शनल मोशन के केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो बाकी सारी केसेस में क्या हो जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सो दिस रिलेशन, तो मोशन इन जब 1D पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे बच्चों, तो सबसे बेसिक ये पढ़ेंगे और ये भी आएगा। यहाँ कुछ कुछ लपेटा लेता है ना, यहाँ थोड़ा सा फिरकी लेता है कुछ कुछ, यू टर्न वाला सवाल, यू टर्न वाला सवाल थोड़ा सा फिरकी तो लेता है यहाँ फिरकी लेगा, मैं समझाऊंगा जब ये आएगा, तो इस पे मैं डीप डिस्कशन करूंगा, यू टर्न का केस डिस्कस करूंगा मैं अच्छे से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो है अपना डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, उसका यूज यहाँ पर आने वाला है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड फिर हम कुछ और बात करेंगे। तो जैसे बच्चों मान लो कि अपने पास एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे ये देखो एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है बच्चों, इस सर्कल का रेडियस है r। अब कोई पार्टिकल A से चल के B पर आया है और ये थीटा एंगल ट्रैवल किया है। थीटा यहाँ रेडियंस में भी ले सकते हो या फिर डिग्रीज में भी, जिसमें भी लेना है ले लो। रेडियंस में लोगे तो लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी। तो पार्टिकल मूव फ्रॉम A टू B, राइट। तो अगर सर्कल का केस आ जाएगा तो सबको पता है बच्चों कि इस कोड का लेंथ क्या हो जाएगा, इस कोड का लेंथ ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस केस में कितना हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस केस में बच्चों हो गया 2 × r × साइन θ/2। थीटा रेडियंस में ले लेना बच्चों, और डिस्टेंस जो हो गया बच्चों आर्क का लेंथ हो गया, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये r × थीटा हो गया। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ देगा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों इस केस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2r sin θ/2 डिवाइडेड बाई r थीटा। r से r कैंसिल हो गया, यानी r sin θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। थोड़ा सुंदर तरीके से 2 को नीचे ला लिया, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अरे 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 आर कहाँ से आ गया, आर सॉरी ओहो हो, क्या आ गया बच्चों, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। बहुत ही सिंपल केस है बच्चों। एक थीटा का वैल्यू कुछ भी, थीटा का वैल्यू अगर पाई रख के देखो तो थीटा का वैल्यू अगर हम पाई रखें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस केस में, वेरीफाई आप करके देख लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस केस में, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आर के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड अगर देखो तो क्या हो गया, 2r साइन π/2, मतलब साइन π/2 फिर से हो जाएगा 1, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 2r। देख लो यहाँ से यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुँच चुका है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है बच्चों, है कि नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वही अगर आपसे ये सवाल पूछ देता, ध्यान से देखो, मैं यही सवाल फिर से बना रहा हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अगर आपसे ये पूछ देता, सर्कल है बच्चों, यहाँ पे वो क्या करता कि ये y एक्सिस बोल देता और
ये एक्स एक्सिस बोल देता, ये एक्स एक्सिस बोल देता, ये वाई एक्सिस बोल देता। ठीक है, अच्छी बात है। कोई पार्टिकल मान लो कि पहले से कहाँ था, पहले से सपोज यहाँ पे था, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा था और फिर चला गया यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। हाँ, ये पार्टिकल ए से लेके बी पे चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कैसे बताओगे आप, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कैसे बताओगे आप। तो यहाँ पे फिर आ गया ना गेम, पोजीशन वेक्टर वाला आ गया कि नहीं आ गया बताइए। क्योंकि ये सर्कल है, रेडियस मान लो फिर से कितना है बच्चों, रेडियस है r, तो फिर से पोजीशन वेक्टर वाला केस आ गया। डिस्टेंस तो आप ठीक है पता कर लोगे, क्या r 120 डिग्री है, मतलब थीटा कितना है 2π/3 है। तो थीटा आपको पता हो गया तो डिस्टेंस पता हो जाएगा r इंटू थीटा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आप पता कर लोगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। पर डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करोगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे ना बच्चों, देखो ऐसे पोजीशन वेक्टर बताने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन सिमेट्री देखोगे ना बच्चों, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से देखो इस सवाल को, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों हो जाएगा, ऐसे हमको ए का पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता और बी का पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता। पर यहाँ समझदारी से अगर हम देखें तो ये लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये अगर वाई निगेटिव वाई एक्सिस है, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 ये 30, मतलब ये लाइन पैरेलल है, ये 30 और ये 30, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 2 इंटू आर साइन θ/2, मतलब 120/2, यानी कि 2r साइन 60 डिग्री, यानी √3r। और डायरेक्शन आई कैप, यानी कि ए बी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया √3r आई कैप। यही कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड √3r के बराबर होगी। क्लियर। कभी कभी दिख जाएगा आपको ज्योमेट्री से, इसलिए ज्योमेट्री का अपना इंपॉर्टेंस है। तो क्लियर हो गया बात। हो सकता था इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपसे ऐसे पूछ देता। ध्यान से देखो, फिर मैं इजी सवाल ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अभी कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे देखो, वही काम करने वाला हूँ मैं दोबारा। पूछ सकते, वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको कोई भी पोजीशन दे सकता हूँ। थोड़ा ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का भी आपको नॉलेज हो गया है, इसलिए आई एम फ्री टू आस्क। स्टिल आई एम आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई। So this angle was 60 degree initial position and this angle is 60 degree final position. So this position was suppose P and this was Q. So a particle moved from P to Q. So it will move like this only. So displacement will be PQ. This will be displacement. Distance तो फिर पता है 120 डिग्री बन रहा है। पर बच्चों देखो ये क्या है, ये 30 डिग्री बन जाएगा वाई एक्सिस के साथ, यहाँ निगेटिव वाई एक साथ 30 डिग्री। पर बच्चों ये भी 30 डिग्री बन जाएगा और ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, मतलब ये वाई एक्सिस, तो ये 30 और ये 30, मतलब ये ट्रांसवर्सल के लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी कि ये जो है पी क्यू इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब फिर से 120 डिग्री और आर रेडियस वाला ही हम केस ले रहे हैं यहाँ पे। तो आर रेडियस वाला ही केस लोगे बच्चों, तो फिर से ये √3r, लेकिन यहाँ पे जे कैप आ जाएगा। वही बच्चों अगर Q से P पे आता तो माइनस जे कैप हो जाता, यहीं पे B से A पे आता तो माइनस आई कैप हो जाता। बहुत सारी बातें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, है ना, ताकि आपका लाइफ थोड़ा सा ईजी रहे। मोशन इन 1D पे मैं आ रहा हूँ, है ना। पहले कुछ बेसिक बातें अपना कर लें, कुछ तो सीख लें, क्योंकि अगर मैं बेसिक फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर बता दूंगा, उसके बाद मैं मोशन इन 1D पे जाऊँगा, फिर मोशन इन 2D पे जैसे ही आऊँगा आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। इट विल बी एन ईजी ट्रांजिशन इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग जनरल मोशन हेयर। सो विल डिस्कस हेक्सागोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। हेक्सागोन आई एम, हेक्सागोनल पाथ भी कभी कभी दे सकता है। पाथ ऐसा रहता है बच्चों, ऐसे रेगुलर हेक्सागोन रहेगा।
ये रेगुलर हेक्सागोन रहेगा आपका ऐसे। सबका साइड लेंथ है ए का, सबका साइड लेंथ ए का है। मान लो कि हेक्सागोन है ए बी सी डी ई एफ, ये हेक्सागोन है। इंटरनल एंगल सबको पता है 120 डिग्री 120 डिग्री होता है, वेक्टर में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे बोल देता है कि एक पार्टिकल ए से चल के सी पे जाता है, या ए से चल के ई पे जाता है, तो यहाँ पे आप बता दो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी लेंथ हो जाएगी, ये बच्चों कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये दोनों बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बच्चों, AC का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2 इंटू किसी एक साइड का मैग्नीट्यूड इंटू साइन θ/2। ये वही वाला केस हो गया बच्चों, देखो ये R और ये थीटा, तो ये वाला हो जाता है 2R sin θ/2। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लगा सकते हो, अगर ये दोनों बराबर है, बीच का एंगल थीटा है, तो थर्ड साइड यानी कि 2 इंटू ए 120/2 साइन 60 डिग्री √3/2 यानी कि √3 है। हेक्सागोन के केस में मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि जो एक वर्टेक्स छोड़ के डायगोनल बनता है उसका लेंथ यहाँ पर √3a के बराबर हो जाता है। एक वर्टेक्स छोड़ के जो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज √3 इंटू ए। अगर हम BD भी करेंगे तो √3a ही आएगा, ये BD का भी लेंथ √3a ही आएगा। तो डायरेक्ट इसको आप याद रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर CE को भी ज्वाइन करें वही हो जाएगा, DF को ज्वाइन करें √3a ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक डायगोनल तो आपको पता, ये सब डायगोनल क्या है, बराबर लेंथ में। एक वर्टेक्स को छोड़ के जितना भी डायगोनल बना है वही, अगर डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस तो a+a+a जितने साइड के अलॉन्ग चला है यहाँ पे 2a डिस्टेंस हो जाता। पर बच्चों यहाँ पे देखो एक और केस, यहाँ पे बच्चों a फिर से वही ABCD। ये इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ हेक्सागोन। अगर कोई बच्चों A से चल के और D पे जाता है तो ऐसे बनेगा बच्चों, AD का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला जो डायगोनल बनेगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्चुअली में दो वर्टेक्स छोड़ के जो डायगोनल बनता है उसका लेंथ हो जाता है यहाँ पर AD का जो लेंथ हो जाएगा वो 2 इंटू साइड। उसी प्रकार से B और E जो होगा इसका भी मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा। अब इसको आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लो, यहाँ परपेंडिकुलर लो, ये रेक्टेंगल तो इसकी लेंथ है। अब ये बच्चों 90 डिग्री तो ये 30 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 30 के लिए परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया a/2। सिमिलरली ये वाला क्या हो गया a/2, तो a/2 प्लस a+a/2। तो दो वर्टेक्स छोड़ के जो डायगोनल बनेगा उसका लेंथ जो होगा 2a के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने इस बात को आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि नहीं? जैसे कि स्क्वायर के बारे में आपको पता है, रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा हम जनरल में डिस्कशन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे स्पीड के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। ये वेलोसिटी नाम का जो चीज़ है ये आखिर होता क्या है। वेलोसिटी में भी हम पढ़ेंगे दो टाइप का वेलोसिटी बच्चों। एक वेलोसिटी हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। जब भी पढ़ेंगे, चाहे मोशन इन 1D पढ़ें, मोशन इन 2D पढ़ें, मोशन इन 3D पढ़ें, वट एवर द हेल वी स्टडी, वी विल स्टडी एवरेज वेलोसिटी। देन वी विल स्टडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सुन के ही किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है।
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है बच्चों, इसको ऐसे शो करते हैं वी एवरेज। ये हो जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आर फॉर पोजीशन। आर मैं कभी ऐसे भी शो कर देता हूँ, कभी ऐसे भी शो कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा आर, चलो बाई टाइम टेकन, इस इतना डिस्प्लेसमेंट होने कितना टाइम लगा, दैट इज डेल्टा टी, राइट। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट में इतना टाइम, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल व्हाट आई एम आस्किंग टेलिंग यू, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो बच्चों स्केलर है, मतलब कि कहीं ना कहीं वी एवरेज थोड़ा सा डायरेक्शन विजुअलाइज करवाने के लिए 1/डेल्टा टी, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, किसको, डेल्टा आर को। यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, मतलब वी एवरेज जो होता है वो इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। ये देख लेना, एवरेज वेलोसिटी जब भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा। वी एवरेज इज ऑलवेज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में होगी। दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। टाइम पता चल जाएगा, आर इनिशियल आर फाइनल पता है, ये चीज़ लाइफ इजी है। ठीक है बच्चों, एक बात आ गई अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट। किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब 5 बजे का मतलब 5 बजे, 5:01 नैनो सेकेंड पे नहीं, 5:10⁻⁻5 करोड़ सेकेंड पे भी नहीं, एग्जैक्ट 5 बजे स्पीड क्या थी गाड़ी की, ठीक है, एग्जैक्ट 5 बजे वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कहीं पूछ लेगा आपसे, कि सवाल में पूछ देता है बच्चों, टेल वेलोसिटी एट t = 4, मतलब t = 4 का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि मोशन स्टार्ट हुए अभी 4 सेकेंड हुआ था तो उसकी वेलोसिटी क्या है। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। अगर t = 8 पूछ रहा है, मतलब मोशन स्टार्ट होने के 8 सेकेंड पर या 8 सेकेंड कंप्लीट होने पर उसकी वेलोसिटी क्या थी। 8 सेकेंड बाद भी कह सकते हो कि मोशन स्टार्ट होने के 8 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब एग्जैक्ट मोशन स्टार्ट हुआ उसके 8 सेकेंड पे। अगर ऐसा सवाल आए तो टेल वेलोसिटी एट t = 8 लाइक दिस क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। इसी केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मैं आपको बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है बच्चों उस टाइम का स्पीड, एक पर्टिकुलर टाइम का स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एक और बात, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पहले फील करवा दे रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस का मतलब तो समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड along with डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब स्पीड के साथ साथ, अगर उस समय की स्पीड के साथ साथ अभी कार चल रही है 20 किलोमीटर/आवर से ईस्ट में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया 20 किलोमीटर/आवर, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर/आवर इन ईस्ट। बात समझ में आ गई। अभी और ध्यान से समझो, यहाँ पे एवरेज हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया बच्चों साउथ। कोई दिक्कत वाली बात। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है ऐसे, तो सर्कल पे चल रहा है, अरे मेरे भाई सर्कल पे चल रहा है, तो अभी चल रहा होगा किधर, जब यहाँ से गुजर रहा होगा तो नॉर्थ में,
जब यहाँ से गुजर रहा होगा तो वेस्ट, जब यहाँ से गुजर रहा होगा साउथ की तरफ, यहाँ से गुजर रहा होगा तो ईस्ट। तो मान लो कि यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो जब यहाँ था मान लो कि 4 सेकंड में ये यहाँ t = 0 पे स्टार्ट करता है और 4 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, 4 सेकंड में 1 चक्कर। तो t = 1 पे 1/4 आएगा। तो t = 1 पे स्पीड अगर कोई पूछेगा तो स्पीड तो अभी भी क्या है भाई 5 मीटर पर सेकंड। पर अगर वेलोसिटी आपसे पूछे t = 1 पे, यहाँ वेलोसिटी ध्यान से समझ लो, t = 1 तो वेलोसिटी बोलोगे बच्चों, क्योंकि 4 सेकंड में 1 चक्कर कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में 1 क्वाड्रेंट तो चली 1/4 तो चली जाए, यानी कि अभी इधर था। ठीक है बच्चों, तो किधर चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ, इन वेस्ट या डी वेस्ट। अगर इसी सवाल में कोई पूछते आपसे कि t = 2 पर, तो आधा चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी कि वेलोसिटी स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड है, इस समय वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड इन साउथ। 3 सेकंड पे पूछ दे तो वेलोसिटी जो हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। मतलब उस समय का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो उस समय के डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन। मैं बाकी चीज़ों को यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ा देता हूँ। मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे फिर आ रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों, डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द गिवन इंस्टेंट या मोमेंट ऑफ टाइम। अगर कोई पाथ डिस्क्राइब्ड है कि इस पाथ पे चल रहा है, तो इस केस में कैसे देखते हैं, पाथ इज डिस्क्राइब्ड। तो पाथ अगर डिस्क्राइब्ड रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना आप कि अगर पाथ यहाँ पे डिस्क्राइब्ड रहेगा बच्चों, तो मान लो कि ये पाथ डिस्क्राइब्ड है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो हो जाती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाती है। मतलब इस पाथ के टेंजेंट के अलोंग, इस पाथ के टेंजेंट के, डायरेक्शन ऑफ मोशन हरदम टेंजेंट के अलोंग होती है। अगर ये पाथ है, कर्वीलिनियर पाथ दिया हुआ है, अगर रेक्टिलिनियर पाथ रहता तो हरदम वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे रहती है। अगर ऐसे चल रहा था तो रेक्टिलिनियर मोशन में लाइन के अलोंग हो जाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, जिधर भी चल रहा है। पर कर्वीलिनियर मोशन पे द पाथ इज डिस्क्राइब्ड देन direction of motion is motion or instantaneous velocity is along the tangent। ये लिख लेना, is along the tangent, tangent के along हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे थी तो अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है। पाथ दिया हुआ है तो ये नहीं कि कोई ग्राफ दिया है तो उसके टेंजेंट के अलाउंग, नहीं भाई। अगर पाथ दिया, ये पाथ का शेप है, ये पाथ ऐसे शेप में है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं ग्राफ दिया है, कोई भी ग्राफ दिया है, कोई दो चीज़ के बीच में ग्राफ दिया है, आप वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं लोग, ये सब काम नहीं करना है भाई। अगर पाथ दिया है तो पाथ के टेंजेंट के अलाउंग डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब पिछला केस, एवरेज वेलोसिटी क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्षणिक स्पीड। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो,
इंस्टेंटेनियस ऐसे डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, डिफरेंशिएशन से डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैंने बताया था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये याद रख लेना आप, इसको एकदम दिमाग में बैठा के रख लो आप। वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, एक ठीक ठाक इंटरवल के लिए 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए है एवरेज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? टाइम टेकन बहुत छोटा होता है, उस टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं? dt बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का फीलिंग आ रहा है, डिफरेंशिएशन का फीलिंग आ रहा है। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर को यहाँ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर को आप यहाँ कैसे देखते हो? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर को किस फॉर्म में? इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी कि dt टाइम में कितना पोजीशन चेंज हुआ होगा? dr पोजीशन चेंज हुआ होगा, मतलब dr बाई dt, यही हो गया v इंस्टेंटेनियस। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ रहे थे तो यही पढ़ रहे थे ना, जैसे ऐसे पढ़ लेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, लिमिट ऐसे लगा देंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो इसी को हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे dr बाई dt लिख देंगे। बात समझ में आ गई बच्चों कि बात समझ में नहीं आई? यही है बच्चों, यहाँ पे हम पहुँचेंगे, वो समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द केस सर, दिस इज द केस सर। ठीक है, अच्छी बात। अब हम कहाँ आते हैं बच्चों? अब हम आते हैं स्पीड पर, जो स्पीड हम बोल रहे थे, स्पीड पे आते हैं। ठीक है, जो हम स्पीड कर रहे थे, तो स्पीड भी अपना कितने टाइप का हो जाएगा बच्चों? 2 टाइप का हो जाएगा। एक एवरेज स्पीड, देखो यूज अपना एवरेज स्पीड का ही है, और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। कभी भी गाड़ी पे बैठे हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन कर लो तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड हो जाती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है। पर यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड बराबर नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये ध्यान रखना। पर यहाँ पे बच्चों एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस जो होता है ट्रैवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब टोटल डिस्टेंस को अगर d मान लें और टोटल डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर मान लें तो d इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल। अगर दोनों तरफ हम टाइम टेकन से डिवाइड कर दें
तो वो तो स्केलर है मोड में, और मोड में भी क्या है, डेल्टा टी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। टाइम हरदम बढ़ रहा है ना भाई, तो डेल्टा टी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, ये भी मैं ग्राफ में बता चुका हूँ। तो यहाँ से बच्चों क्या समझ में आ गया अपने को कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, मोड में डाल दिया, ये सही है, टाइम से डिवाइड किया, यही इनइक्वलिटी आ गया। मतलब एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये केस आया है ना, जनरलाइज्ड केस से आ गया है। एक ही केस में ये बराबर होगा जब मोशन यूनिडायरेक्शनल, इक्वलिटी holds in case of unidirectional motion, in case of unidirectional motion, ध्यान से सुनो, इक्वलिटी होल्ड्स इन केस ऑफ यूनिडायरेक्शनल मोशन। यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग गलती हो गया क्या, यहाँ देख लो, सुधार लो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब स्पीड कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज ट्रू, बट इन दिस केस दिस इज ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है भाई, एक बार ध्यान से देखो आप, इस केस में इनइक्वलिटी होल्ड क्यों करता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरी कर जाता है। यूनिडायरेक्शनल में तो इक्वलिटी ये होल्ड कर रहा है कि भाई एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, होल्ड कर रहा है ना भाई। उस केस में देखो तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम इतना छोटा टाइम, ये डी टी इतना छोटा टाइम है कि इतने छोटे टाइम के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर कोई पाथ ले लो, आप कोई पाथ ले लो जनरल मोशन का, जैसे कोई पाथ इस पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों अगर यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है, तो देखो तो डिस्टेंस जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से तो हरदम बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड छोटी है। पर अगर छोटे से टाइम में देखेंगे, हम बड़े से टाइम इंटरवल में देखा तो अपना डिस्टेंस बड़ा आ गया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट बच्चों एक बात आप बताओ कि अगर किसी छोटे से टाइम पे हम बात करें, तो छोटे से टाइम पे मतलब पलक झपक एकदम छोटे से टाइम पे ये जो कर्व आपको दिख रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा, एक छोटे से, इतना छोटा टाइम कि सबसे छोटा टाइम, वो छोटा टाइम जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, उस पल के लिए, एक पल के लिए, उस इंस्टेंटेनियस पे तो, उस इंस्टेंट पे तो वो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा था। यानी कि हम मान लेते हैं कि वो जो छोटा सा, इस केस में जो छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा, छोटा सा डिस्टेंस मतलब डी डी, वो छोटे से अभी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस बाई छोटा सा टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाई छोटा सा टाइम, इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ एकदम, ये हम छोटे से इंटरवल की बात कर रहे हैं, उतना छोटा टाइम जितना सोच भी नहीं सकते हो। dt क्या है, इतना छोटा टाइम है कि इतने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो उस एक क्षण के लिए ये मान रहे हो ना भाई, सबसे छोटे पल के लिए, कि वो एक टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर रहा था। तो टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो उस पल के लिए हम मानेंगे कि स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल था। तो यूनिडायरेक्शनल के मोशन के केस में तो ये भी इक्वलिटी होल्ड करती है भाई, तो यहाँ पे ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है।
क्योंकि उस एक क्षण के लिए उस स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा था। बस इतनी बात अभी आपको बतानी है कि नहीं यहाँ पर? गेटिंग द पॉइंट बच्चों? तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर ज़िंदगी में, ठीक है, वेलोसिटी तो स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि भाई वेलोसिटी की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करे, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, और डायरेक्शन भी चेंज ना करे, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन। वी कांस्टेंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट स्पीड। और इसी मोशन को बच्चों हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी वाले को, इसी को बोलते हैं हम बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बोल दे आपके से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, क्या यूनिफॉर्म मोशन है? इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या बोलोगे? भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, पर स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन क्या है? कभी इधर टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्शन हो जाता है, कोई भी कर्वीलिनियर पाथ है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चों। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए यहाँ पर। तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड है ये। समझ में आ गई बात ना? क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, बाई डायरेक्शनल भी नहीं हो सकता है, यूनि डायरेक्शनल है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ चला तो डिस्टेंस भी है स्ट्रेट लाइन का लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है स्ट्रेट लाइन का लेंथ। तो इस केस में बच्चों, इस केस में जो हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इस केस में बच्चों स्पीड भी कांस्टेंट है, जो एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब भी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो मोशन में, यानी कि v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज बराबर हो जाएगा। जब भी स्पीड कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम रह जाएगा। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो तो हरदम सेम है। तो कोई कांस्टेंट चीज़ का एक लॉन्ग इंटरवल में एवरेज भी वो खुद ही हो जाता है। अगर सारे बच्चों का क्लास में मार्क्स 100 है तो एवरेज मार्क्स भी 100 ही होगा। अगर हर ओवर में 6 रन लगता है तो एवरेज रन पर ओवर भी 6 रन ही रहेगा। हर ओवर में 10 रन मान लो कि इंडिया बनाता है तो 20 ओवर के बाद भी रन रेट 10 रन पर ओवर ही रहेगा। ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया बस। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसकी एक लार्ज इंटरवल में एवरेज वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वेरी इजी थिंग टू नो। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड। तो ठीक है बच्चों, अब हम एक चीज़ और बच गया है। जनरल वेलोसिटी पढ़ लिया हमने, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और डी आर बाई डी टी, वाट एवर वी हैव स्टडीड इट राइट नाउ।
अच्छी बात है। अब हम थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में जान लेते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छी बात है। अब ये भी दो टाइप का होता है बच्चों, एक एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है बच्चों, और एक हो जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब वही होता है बच्चों, ए एवरेज का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये कैसा क्वांटिटी हो गया बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया बच्चों। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। ये क्या हो गया अपना एवरेज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर यही हम छोटे इंटरवल के लिए बात करें, ये ए इंस्टेंटेनियस कब डिफाइन होगा? जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो अप्रोच करने लगेगा। यहाँ लिमिट लिख देते हैं, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लिखने लगते हैं डी वी बाई डी टी, ऐसे लिखेंगे बच्चों कि एक अत्यंत छोटे टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया वो डी वी होगा। डी पहले लगने का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आई कि नहीं आई? डी टी का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। यहाँ टाइम बढ़ रहा है तो टाइम टेकन है, इतना छोटा टाइम है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो सोचोगे उससे 1 करोड़ 1 बाई 1 करोड़ टाइम्स, उसका भी 1 बाई 1 करोड़, मतलब कोई डिफाइन नहीं है। डी टी इज़ नॉट जीरो बट इट इज़, उसको क्या बोलेंगे कि आप लिख नहीं पाएंगे, इतना छोटा है। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आएगा वो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से डिराइवेटिव से आएगा। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में जब हम मोशन इन 1D मोशन इन 2D सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो एक सवाल करते हैं, चलिए उस सवाल में हम जनरल बातें करते रहेंगे। एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, ले लो। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ की कोई तो आप ले लो कि रेडियस है यहाँ पर 20 मीटर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना बना लिया हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमने बना लिया बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, t इज इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल यहाँ है, t इज इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल यहाँ है, और सर्कुलर मोशन में चलना चालू किया है। ठीक है, इस तरह से चालू किया, पार्टिकल स्टार्ट्स, मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ये ज़िंदगी में चल रहा है फ्रॉम 20,0 एट t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर ये चलना स्टार्ट करता है। कैसे? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चालू करता है चलना। ठीक है, सच दैट इट कंप्लीट्स 1 revolution इन 40 सेकेंड्स। एक चक्कर 40 सेकेंड में कर लेता है, मतलब दोबारा यहीं 40 सेकेंड में आ जाता है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ स्पीड सबसे पहले पूछेगा, फाइंड स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड सब बराबर रहेगा। फाइंड वेलोसिटी एट, पहला सवाल
t इज इक्वल टू 5 दूसरा, t इज इक्वल टू 10 तीसरा, t इज इक्वल टू 15 चौथा, t इज इक्वल टू 25। बच्चों सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो ये है एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 20 एट t इज इक्वल टू 0 मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ एट t इज इक्वल टू 0। वहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम 20,0 एट t इज इक्वल टू 0 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन 40 सेकंड। फाइंड t इज इक्वल टू 25 है बच्चों ये। तो ठीक है बच्चों, वेलोसिटी हम पता करते हैं और क्वेश्चन एक बार और वेरीफाई कर लूँ, दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? t इज इक्वल टू 25 दिखाई दे रहा है, यहीं तक दिखाई दे रहा है, अच्छी बात। तो पहले हम वेलोसिटी पता करते हैं भाई साहब, क्या कोई बुरी बात नहीं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? तो स्पीड हो जाएगा 2 पाई r/40। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो मीटर पर सेकंड में अगर पता करेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है बच्चों? 20/40, यानी कि बच्चों पाई मीटर पर सेकंड से चल रहा है बेचारा। कितने से चल रहा है? पाई मीटर पर सेकंड से चल रहा है। t इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 10 पे यहाँ होगा, 1/4 चल चुका होगा, मतलब t इज इक्वल टू 10 पे यहाँ रहा होगा, t इज इक्वल टू 20 पे यहाँ रहा होगा, t इज इक्वल टू 30 पे यहाँ रहा होगा। तो यहाँ की वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू 10 पे, इजी है भाई, t 10 पे पहले कर लो, तो ये पाई मीटर पर सेकेंड, किधर भाई साहब डायरेक्शन? माइनस आई कैप, कोई दिक्कत? t5 पे बच्चों ये 45 डिग्री ऐसे रहेगा, ऐसे चल रहा होगा, ये 45 डिग्री, तो वही है पाई मीटर पर सेकंड। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में इसको लिखना चाहो, इस डायरेक्शन को, तो लिख सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्शन एक्चुअली में क्या है? ये डायरेक्शन है, ये वाला है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लिखना चाहो तो नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हो, नहीं तो यूनिट वेक्टर, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली में देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये वाला, यही डायरेक्शन है, ये 135 डिग्री बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका यूनिट वेक्टर जो हो जाता है वो कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप हो जाता है एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ बच्चों इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा कॉस 135 आई कैप प्लस साइन 135 जे कैप। मतलब बच्चों वेलोसिटी जो हो गई पाई मीटर पर सेकेंड माइनस 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा हो तो उसकी यूनिट वेक्टर जो हो जाती है कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप हो जाती है। मैं फिर से यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों t इज इक्वल टू 15 पर, तो t इज इक्वल टू 15 पर ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा, ऐसे चल रहा होगा। डायरेक्शन की बात करोगे तो ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब साउथ वेस्ट आ गया। अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ? ऑफ कोर्स 225 डिग्री बना रहा है। तो t इज इक्वल टू 15 पर भी अगर आप देखो, t इज इक्वल टू 15 पे भी अगर आप देखो तो अपना वेलोसिटी जो है वो पाई मीटर पर सेकेंड ही है और यूनिट वेक्टर यहाँ पे कॉस 225 आई कैप प्लस साइन 225 जे कैप। मतलब बच्चों 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। साइन 225 भी माइनस 1/√2 होता है। अब बच्चों सॉरी 15 तो यहाँ था ना, ये 25 की बात आ गई बच्चों, सॉरी ये 25 की बातें हैं, t इज इक्वल टू 25 की बात है ये, सॉरी
ये t इज इक्वल टू 15 तो यहाँ पे कर लिया ना। सो ये तो t इज इक्वल टू 5 किया है, अच्छी बात है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये t 15 ही था, देखने में कन्फ्यूजन हो गया। ये t, एक मिनट, t 15, हाँ यहाँ पे ये वाला, हाँ सॉरी, मेरे को लगा मैं गलत कर रहा हूँ, है ना मैं सही कर रहा था यहाँ पे ऐसे। t25 नहीं है, t 15 है। t25 पे आप खुद कर लेना। t25 मतलब 20 यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसे, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ये 315 डिग्री ले लेना इसको। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 315 डिग्री, ठीक है। ये बड़ा वाला जो एंगल हो गया है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे हो जाएगा इस टेंजेंट के लॉन्ग, तो ये ऐसे ही तो है। अब मेरे को लग रहा है वेलोसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया। उस समय का स्पीड, उस समय का डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ दैट डायरेक्शन, इतना समझ में आ गया। यही सवाल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम कुछ और पूछने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो अपना हो गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इस केस में अपना हमने डील कर लिया है। अब यही है अपना स्पीड आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा है, वो भी ठीक है। सर्कुलर पाथ है, वो भी ठीक है। रेडियस भी अपने को पता है। क्वेश्चन यही है बच्चों, फिर से अपना क्वेश्चन वही क्वेश्चन, उसी को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा। t इज इक्वल टू 0 पर यहीं चालू कर रहा है और स्पीड मालूम हो गया है 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बच्चों पूछ रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। पहला सवाल, फर्स्ट 20 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ज़्यादा मैं इस पे चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा, बस यही करूँगा। फर्स्ट 20 सेकेंड्स में बता दीजिए और फर्स्ट 10 सेकेंड्स में बता दीजिए। बाकी आप खुद भी पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले 20 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड पे कहाँ रहेगा, 40 सेकेंड में एक चक्कर कवर कर रहा है, तो 20 सेकेंड में यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। मतलब पहले वाले केस को अगर सोल्व करें तो t0 पर जो वेलोसिटी होगा उसी को v इनिशियल बोलेंगे हम। तो ये पाई मीटर पर सेकेंड, अभी दिमाग में मत रखो, सॉरी दिमाग में रखो, लिखो मत दिमाग में रखो, है ना। ये लिखना पड़ेगा अपन को जे कैप, और यहाँ पे बच्चों v फाइनल लिखना पड़ेगा अभी वाला ऐसे, यानी कि पाई मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाती है यहाँ पे, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पे बच्चों माइनस पाई जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना हो गया बच्चों, 20 सेकेंड्स, यानी कि बच्चों माइनस 2 पाई बाई 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पाई बाई 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया यहाँ पर बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए, तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स यहाँ पे देखो, तो इस केस में v इनिशियल फर्स्ट 10 सेकेंड वाला केस, मतलब t0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ t10 लिख दिया है क्या जी, t0 था ना, हो रहा है क्या हो रहा है। t0 पर v इनिशियल वेलोसिटी था यहाँ, तो t0 पर v इनिशियल कितना था, पाई जे कैप, और t इज इक्वल टू 10 पर v फाइनल कितना था यहाँ पे, पाई माइनस आई कैप, देख लो पाई माइनस आई कैप, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम यहाँ पता करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस पाई आई कैप माइनस पाई जे कैप डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया बच्चों 10, यानी कि माइनस पाई आई कैप प्लस जे कैप बाई 10। यानी कि बच्चों इसको सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। 1 मिनट देखते हैं, हाँ इसको और सिंपली लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में ही लिख दो। लिखो पाई बाई 10
माइनस आई कैप माइनस जे कैप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, राइट। अब ये यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर में बदल दो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे √2 पाई बाई 10 माइनस आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2। मतलब डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। एक मिनट, हाँ। वी फाइनल कैसे आ गया बच्चों, वी फाइनल ऐसे आ गया। वी इनिशियल कैसे था, ऐसे था। एरो डायग्राम से हम जरा सा देख लेते हैं इस केस को, एरो डायग्राम से। तो यहाँ पे बच्चों वी इनिशियल ऐसे है, तो वी इनिशियल ऐसे है। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा से बन जाए, अच्छा से दिख जाए। तो वी इनिशियल ऐसे है। दूसरे सवाल का केस, वी इनिशियल अपना ऐसे है बच्चों, ठीक है। और वी फाइनल अपना कैसे है बच्चों, तो वी फाइनल देखो यहाँ पे ये वाला है, वी फाइनल ऐसे है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कैसे हो गया, ऐसे हो गया बच्चों। देखो ये एग्जैक्ट जो है यही डायरेक्शन है क्या, माइनस आई बाई √2 माइनस आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2, ये वाला देखो। यहाँ पर बच्चों एक इन्फॉर्मेशन और आप लिख लेना, अभी मेरे को याद आ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हो जाती है ना बच्चों, वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जाती है। उस सवाल से याद आया है कि नहीं, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्यों भाई, यहाँ से भी क्लियर हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, यही तो वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी जो था डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये तो स्केलर है, इसको डायरेक्शन से क्या लेना देना है। मतलब यहाँ भी अगर मैं एरो डायग्राम बना दूँ आपके लिए, यहाँ भी अगर, तो यहाँ आप देखिए, अगर कलर चेंज, वी इनिशियल ऐसे है बच्चों और वी फाइनल ऐसे है, तो डेल्टा भी ऐसे हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यानी एवरेज एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी आप साथ में चिपका लेना, ये सारी बात चिपका लेना आप यहाँ पर, राइट। एरो डायग्राम से तो समझ में आ रहा है, एरो डायग्राम बना लो, इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऐसे आ गया, राइट। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ भी दिख रहा होगा, माइनस आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, पाई बाई 5√2, √2 से 5√2 टाइम्स में 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। फिर से मैं आपको बताते रहूँ, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, राइट। चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, आप वेरीफाई कर लीजिए। इसमें ही आप कभी यहाँ पे कब पहुँचेगा, यहाँ पे t = 30 पे पहुँचेगा, यहाँ पे t = 35 पे पहुँचेगा। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, उसको t30 और t35 पे भी आप सोल्व कीजिए, है कि नहीं, सो पॉसिबल। तो बच्चों अगले क्लास से हम स्ट्रिक्टली स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी तक जो हमने एवरेज बात बताई है याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। बस इतना पढ़ाने से मेरा मकसद यही था, जनरलाइज चीज़ों, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ चुके थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।